हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर इकोनॉमी का 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और आप लोगों को एग्जाम से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जो कि दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम उसी का है। तो पहला क्वेश्चन है, सहकारी खेती और सामूहिक खेती में अंतर क्या है। मतलब दोस्तों, सहकारी खेती जो होता है वो और सामूहिक खेती में क्या अंतर है उसे बताना है। मैंने यहाँ पर दोस्तों अलग अलग पॉइंट बना के लिख दिया है सहकारी खेती और सामूहिक खेती को, क्योंकि यदि एग्जाम में पूछ दिया सामूहिक खेती किसे कहते हैं तो भी आप लोग आसानी से लिख सकेंगे। सामूहिक खेती में दोस्तों जो सभी लोग होते हैं वह अपने स्वेच्छा से संगठित होकर समानता के अधिकार पर समाज के हितों के लिए अपनी अपनी भूमि मिलाकर खेती करते हैं। तो दोस्तों इसी को सहकारी खेती कहते हैं। तो देखते हैं किताब के माध्यम से क्या दिया गया है। सहकारी कृषि एक ऐसी विधि है जिसमें कुछ किसान, ध्यान दीजिएगा, जिसमें कुछ किसान स्वेच्छा से संगठित होकर सहकारी कृषि एक ऐसी विधि है जिसमें कुछ किसान स्वेच्छा से संगठित होकर समानता के अधिकार पर, मतलब सबका समान अधिकार रहेगा दोस्तों, समानता के अधिकार पर समाज के हितों की गति के लिए अपनी अपनी भूमि मिलाकर, समाज के हितों की गति के लिए अपनी अपनी भूमि मिलाकर सामूहिक रूप से खेती करते हैं। इसे सहकारी खेती कहते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं सहकारी खेती समझ में आ गया होगा। सहकारी कृषि एक ऐसी विधि है जिसमें कुछ किसान स्वेच्छा से संगठित होकर समानता के अधिकार पर समान हितों की गति के लिए अपनी अपनी भूमि मिलाकर सामूहिक रूप से खेती करते हैं, तो उसे ही सहकारी खेती कहते हैं। अगला है सामूहिक खेती। कृषि की वह प्रणाली जिसमें कई किसान परिवार, दोस्तों वो सिर्फ कई किसान के समूह थे, लेकिन इसमें कई किसान परिवार रहेंगे। कई किसान परिवार सदस्य मिलजुल कर खेती संबंधित उद्योग व्यवसाय करते हैं। मतलब दोस्तों कोई व्यापार करते हैं, उद्योग करते हैं, तो उसी को सामूहिक खेती कहते हैं, समझिएगा। कृषि की वह प्रणाली, जैसे दोस्तों कई कृषि के संबंधित गांव में देखते होंगे आप लोग कि कुछ लोग आपस में मिलकर एक बिजनेस करते हैं, मतलब एक व्यापार करते हैं, तो दोस्तों सामूहिक खेती में उसी को सामूहिक खेती कहेंगे। कृषि की वह प्रणाली जिसमें कई किसान परिवार सदस्य मिलजुल कर खेती संबंधित उद्योग व्यापार करते हैं, उसे ही सामूहिक खेती कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सहकारी कृषि में सदस्यों का अपनी भूमि पर अधिकार रहता है। जो सहकारी भूमि में था दोस्तों ऊपर, उसमें सदस्यों का अपनी भूमि पर अधिकार रहता है, लेकिन सामूहिक कृषि में व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर संपूर्ण समूह का अधिकार होता है। मतलब दोस्तों जो सहकारी कृषि रहेगा उसमें सबका अपने अपने भूमि पर अधिकार रहेगा, लेकिन जो सामूहिक भूमि रहेगा इस पर किसी का अधिकार नहीं होगा। आगे देखते हैं दोस्तों माइक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमिक देखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो देखते हैं पहले माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी किसे कहते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र विश्लेषण की वह शाखा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सूक्ष्म अर्थशास्त्र विश्लेषण की वह शाखा जो विशेष व्यक्तियों, विशेष परिवारों, फार्मों, उद्योगों, विशेष वस्तुओं की कीमतों, मजदूरियों तथा आयों से संबंधित रखता है, उसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फर्म और उद्योग के संचालन में सिद्धांतों का अध्ययन करता है, अर्थात उन सभी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है जिनका संबंध व्यक्तिगत इकाइयों से है। दोस्तों आप लोग इसमें कहने का मतलब यह है कि जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है उसके अंतर्गत किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष फार्म, उद्योग, वस्तुओं की कीमतों, मजदूरियों की आय, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। मतलब यह कहा जा सकता है दोस्तों जो व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या जिनका संबंध व्यक्तिगत इकाइयों से होता है उसी को सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है। आप देखते हैं माइक्रो इकोनॉमी मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित, दोस्तों इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित था और उसमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष परिवार, विशेष फार्म, उद्योग, मजदूर आय, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता था। लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमी है उसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था दोस्तों जो होती है उसके से संबंधित
समूह जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था जैसे राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। इसकी आर्थिक क्रियाएं हैं जिनका विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है। मतलब दोस्तों यदि पूछ दिया माइक्रो इकोनॉमी किसे कहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं कि समष्टि मतलब जो माइक्रो इकोनॉमी होता है इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समूह जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, सामान्य कीमत स्तर ये सब आते हैं तो उसी को माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पारिवारिक जोत किसे कहते हैं? पारिवारिक जोत, पारिवारिक जोत वह जोत है जो स्थानीय परिस्थिति के अनुसार कृषि वर्तमान पद्धति के अंतर्गत कृषि कार्यों में सामान्य उपलब्ध सहायता सहित कार्य करते हुए एक आवश्यक परिवार के लिए एक हल इकाई या एक इकाई के बराबर हो। तो दोस्तों इसमें कहने का मतलब यह है कि जो पारिवारिक जोत होता है वह जोत होता है जो स्थानीय परिस्थिति के अनुसार मतलब दोस्तों जो स्थानीय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार कृषि वर्तमान पद्धति के अंतर्गत जो कृषि वर्तमान पद्धति होगी उसके अंतर्गत कृषि कार्य में सामान्य उपलब्ध सहायता सहित कार्य करते हुए एक आवश्यक परिवार के लिए एक इकाई के बराबर होगा तो उसी को पारिवारिक जोत कहेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं विनिमय का अर्थ एवं परिभाषा। बोलचाल की भाषा में वस्तुओं और सेवाओं की अदला बदली को ही विनिमय कहा जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में विनिमय शब्द का विशिष्ट अर्थ है। जैसे विनिमय रहेगा, बीमा भी आप लोगों को पढ़ना है। बोलचाल की भाषा में वस्तुओं और सेवाओं की अदला बदली को ही विनिमय कहा जाता है। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्जाम में विनिमय की परिभाषा नहीं याद आ रहा है तो आप लोग लिख सकते हैं कि वस्तुओं को अदला बदली को ही विनिमय कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग दिया है, मैंने एक वैज्ञानिक का सिर्फ यहाँ पे लिखा है। कम आवश्यक वस्तुओं से अधिक आवश्यक वस्तुओं की अदल बदल को ही विनिमय कहते हैं। कम आवश्यक वस्तुओं से अधिक आवश्यक वस्तुओं की अदल बदल को ही विनिमय कहते हैं। दोस्तों इसमें लॉन्ग में अभी एक वीडियो बनाना है जो कि विनिमय बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, मुद्रा की परिभाषा। मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी वस्तु को मुद्रा कहते हैं जिसे एक व्यक्ति अपने उत्पादित वस्तु को मुद्रा के बदले बेचकर इसका उपयोग अपनी जरूरत की वस्तु को खरीदने के लिए करता है। यद्यपि मुद्रा की मुख्य भूमिका विनिमय को सुगम बनाना है, किंतु यह अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक होता है। मतलब दोस्तों मुद्रा का परिभाषा यह दिया गया है कि कोई एक विशेष व्यक्ति होगा दोस्तों, अपने खेत में उत्पादन करेगा या चाहे जहाँ से उत्पादन करेगा उसे बेचकर उसके बदले जो उसे मुद्रा प्राप्त होगा उसे अपने ज़रूरत के उपयोग के लिए वस्तु को खरीदने के लिए करेगा, उसी को मुद्रा कहेंगे। फिर से देखिएगा इसकी परिभाषा क्या दिया गया है। ऐसी वस्तु को मुद्रा कहते हैं जो एक व्यक्ति अपने उत्पादित वस्तु को मुद्रा के बदले बेचकर इसका उपयोग अपने ज़रूरत की वस्तुओं को खरीदने में कर सकता है। यद्यपि मुद्रा की मुख्य भूमिका विनिमय को सुगम बनाना है, किंतु यह अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं मुद्रा का मुद्रा का कार्य। मुद्रा के प्राथमिक कार्य। मुद्रा क्रय तथा विक्रय दोनों को बहुत आसान बना देती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मुद्रा जो है वह क्रय तथा विक्रय दोनों को बहुत ही आसान बना देती है जब से व्यक्ति ने विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का प्रयोग किया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब से व्यक्ति ने विनिमय के माध्यम से मुद्रा का प्रयोग किया है तभी से मनुष्य की समय तथा शक्ति की बहुत अधिक बचत हुई है। जब से व्यक्ति ने विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का प्रयोग किया है तभी से मनुष्य की शक्ति तथा समय की बहुत अधिक बचत हुई है। मुद्रा सामान्य स्वीकृति का गुण भी है, इसीलिए मुद्रा का विनिमय का कार्य आसान बन जाता है। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण भी है, इसीलिए मुद्रा का विनिमय का कार्य आसान बन जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो टॉपिक मैंने बताया सब समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।